आज के डेट में वहीं चंदासी में आप जाके देखिए कि काम भी लगा है। और मान्यवर, आप भी अगर अपने घर का धूल झाड़ने निकलेंगे तो हर दिन धूल झड़ जाएगी, लेकिन नीचे के पलंग का हिस्सा जब आप खसकाएंगे तो थोड़ी दूर वहाँ से भी निकलेगी। हम लोग सफाई अभियान पे लगे हैं, विरोधी सिर्फ उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। जो लोग हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ धूल उड़ रही है, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इस धूल को रोकने के लिए क्या काम किया। सिर्फ काली प्लास्टिक पहन करके और यहाँ पे धूल के लिए नारे उड़ाते हैं। कब उन्होंने हाथ बढ़ाया? साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर। किसने कह दिया कि रोजगार नहीं है? कौन कहता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है? आज चले जाइए, हर मजदूर काम पाता है। जितने लोग रोड कंस्ट्रक्शन में लगे हैं, बड़े बड़े लेबर, बड़े बड़े जेसीबी चलाने वाले, बड़े बड़े बोल्डर खींचने वाले, ट्रकों से हर सामान पहुंचाने वाले, क्या वहां पे मजदूर कमाई नहीं कर रहा है? क्या वो वहां कमा नहीं रहा है? जब मजदूर ही काम नहीं करेगा तो वहां तक इस कार्य का निर्माण कैसे होगा? और कौन कहता है कि रोजगार नहीं मिलता? आज जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं, सब में रोजगार मिलता है। अगर कोई सरकार चिंता की तो नमक की चिंता की, रिफाइन की चिंता की, ऐसा इसको भी कह सकते हैं ये रामराज है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, फिर भी अनाज मेरे घर तक पहुंच रहा है और 2 वक्त की दाल और रोटी, मजदूर को सब्जी और घी और अचार नहीं चाहिए, दाल भात मिल जाए, हमारी संतुष्टि हो। माननीय विधायक जी के द्वारा कम से कम हमें लग रहा है अप्रोक्स तो 1000 करोड़ उनकी जो प्रतिकल नगर में बटी है, ऐसी कितनी सारी योजनाएं हैं जो आम जनमानस के कार्य तक पहुंची है। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, ऐसा कोई गली नहीं है। अगर विरोधी सिर्फ अगर उसका माहौल उड़ाना चाहते हैं तो मैं उन विरोधियों को भी पूछना चाहूँगा कि जा कर के उस समय वो किस कोने में बैठे थे जब माननीय साधना सिंह सबके घर घर अनाज, सैनिटाइजर, मास्क और तो और छोड़िए, मेडिकल की उचित व्यवस्थाएं कराने में माननीय साधना सिंह रोड पे उतर करके काम की। जिस तरीके से उसने नहरों के साफ सफाई व्यवस्था करने का जेसीबी चलवा करके एक एक जलकुंभ भी लगे हुए एक एक नहर को क्लीनिंग कराया। उसके बाद उन्होंने न जाने कितने वार्डों में, कितने गांव में उन्होंने रोड का निर्माण कराया। उन्होंने क्या नाम है, इस क्या कहते हैं आपके चांदी तारा साहूपुरी वाले रोड में 1 करोड़ 65 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इतना चकाचक रोड बनाया कि आप डायरेक्ट पीएससी वाहिनी तक जा सके। बाबा वहाँ चारों वेदों के ज्ञाता आपके क्या नाम है वेद मुनि बाल व्यास जी के जन्म स्थली तक आप पड़ाव से आराम से एकदम उस मंदिर तक जा सकते हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद की निर्माण करने वाले उस मंदिर के बारे में कोई भी इस चंदौली जिले में जानता नहीं था। माननीय विधायिका की देन है कि आज घर घर के आदमी, बनारस से पर्यटक आकर के उस मंदिर का दर्शन करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे का, जिन्होंने स्टेशन में रिटायरिंग रूम, वातानुकूलित जगह, उसके बाद अगले पीछे साइड में सेंट्रल कॉलोनी की तरफ अब नया बुकिंग काउंटर चालू हो रहा है। माननीय महेंद्रनाथ पांडे की देन है कि तारा जीवनपुर के पास इतना बड़ा पुल बन रहा है। उन्होंने जिस पुल के ऊपर में हमेशा राजनीति होती थी, उस पुल को बनाने का काम डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने किया और इन विरोधियों के मुंह पे एक करारा जवाब है। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसी सरकार फिर न मिलेगी दोबारा। कि हमको आखिर क्यों, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को मैं क्यों नकारूं? ऐसे योगी जी जब आज बुलडोजर चला करके अपराधियों को ध्वस्त कर रहे हैं, नस्त नाबूद कर रहे हैं, तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए। लेकिन एक बार मैं पुनः उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी सरकार से और केंद्र में मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूं, मेरी अपील है, जिस तरीके से आपने व्यापारी बोर्ड का गठन करके व्यापारियों के लिए पेंशन का व्यवस्था किया है, उसी प्रकार से थाने स्तर पर व्यापारियों के लिए एक अलग व्यापारी डेस्क बनाएं, जिससे कि व्यापारियों को अगर कोई भी दिक्कतें होती है, दिक्कतें आज के डेट में अधिकारियों से होती है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जांच के नाम पर चाहे सैंपलिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे आयकर डिपार्टमेंट हो, चाहे वाणिज्य कर हो, चाहे इनकम टैक्स हो, वो कहीं ना कहीं अपने आड़ में भ्रष्टाचार को जीवित कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं। उसको निपटाने के लिए एक कोतवाली थाने स्तर पर व्यापारी डेस्क का होना अनिवार्य होना चाहिए। ये मेरी मांग है उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो दावा है वो 5 लाख रोजगार दिए हैं, तो लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि ये सिर्फ दावे हैं और झूठे दावे हैं। मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं तो उनसे डाटा ले लिया जाए। विपक्ष ऐसे हवा में बात कर रही है, मुख्यमंत्री अपना डाटा के साथ बात कर रहे हैं ना, तो आप उनसे मांग लीजिए। सरकार तो हमेशा देने के लिए तैयार है।
हवाई बात कोई भी कर सकता है। हम नहीं जानते हैं कि महंगाई बढ़ी है। जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले 130 रुपये लेबरों का चार्ज था। आज अगर देखा जाए तो लेबर जो है कमाल 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, बेचारे करते हैं, तो 400 रुपये उन लोगों की जो है आमदनी है। और 400 रुपये आमदनी है तो ये मतलब महंगाई के हिसाब से तो हमको नहीं लगता कि ये कम है। और जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से लेबरों का जो है वेतन भी है, उन लोगों को जो मिल रहा है वो है। अच्छा, और बेरोजगारी पे? बेरोज़गारी पर क्या बता, बेरोज़गारी पर जो है हम लोगों को जो सरकार पहले थी जो एक समुदाय को बस दे रही थी नौकरी, हम जानते हैं उससे बढ़िया है कि हम बेरोज़गार रहें। इससे ये ना लगे कि कम से कम कि नहीं एक ही समुदाय को नौकरी मिले तो सबको मिले। पूर्व में भी और आज भी अगर कोई भी सरकार अगर छात्र के साथ खड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। और इस विषय पर तो पूरे राष्ट्रीय स्तर की ये विषय है। तो मैं यही कहूँगा पूर्व में भी और वर्तमान में भी जब भी चिंता की है अगर किसी छात्र के हित का तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है भाई साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंदौली टाइम्स और आज चंदौली टाइम्स की टीम मुगलसराय विधानसभा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में है और यहाँ पे कुछ युवा साथी हैं हमारे साथ। आइए इनसे विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बात करते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सुधीर चौहान है। सुधीर चौहान है जी। आपको क्या लग रहा है इस समय क्या माहौल चल रहा है विधानसभा में? हमको जानते हैं कि अगले सरकार में जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उससे तो काफ़ी बेहतर और बहुत ही बेहतर भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि इस सरकार में जो हम लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, 24 घंटा बिजली मिल रही हैं, रोड पर हम लोग चल रहे हैं, किसी प्रकार की जो है घटनाएं नहीं हो रही हैं, माफियाओं का डर नहीं, अपराधियों का डर नहीं है। उससे देखते हुए हम जानते हैं कि लाख दर्जे हम लोग बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी से बढ़िया सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आपने अभी कहा कि आप बेरोजगार हैं, तो इस सरकार में विपक्ष सबसे ज़्यादा जो आरोप लगाता है कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, इस पर आपका क्या कहना है? हम नहीं जानते हैं कि महंगाई बढ़ी है। जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले 130 रुपये लेबरों का चार्ज था। आज अगर देखा जाए तो लेबर जो है कमाल 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, बेचारे करते हैं, तो 400 रुपये उन लोगों की जो है आमदनी है। और 400 रुपये आमदनी है तो ये मतलब महंगाई के हिसाब से तो हमको नहीं लगता कि ये कम है। और जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से लेबरों का जो है वेतन भी है, उन लोगों को जो मिल रहा है वो है। अच्छा, और बेरोजगारी पे? बेरोज़गारी पर क्या बता, बेरोज़गारी पर जो है हम लोगों को जो सरकार पहले थी जो एक समुदाय को बस दे रही थी नौकरी, हम जानते हैं उससे बढ़िया है कि हम बेरोज़गार रहें। इससे ये ना लगे कि कम से कम कि नहीं एक ही समुदाय को नौकरी मिले तो सबको मिले। ये हमारा सिद्धांत है और ये कहने का तात्पर्य है। तो सरकार आपको क्या लग रहा है कि सबको नौकरी नहीं दे पा रही है? नहीं, सरकार तो सबको नौकरी देने का काम तो कर ही रही है, ऐसी रही। अगर भरो क्या नाम है सरकारी नौकरी नहीं दे पा रही है तो प्राइवेट संस्थाएं जो है प्राइवेट काम है, जिससे मैं भी प्राइवेट एक जॉब करता हूं, प्राइवेट काम मुझे भी मिला है, मैं भी सरकार को सराहना। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हमारे इंटर है। करते क्या हैं आप? हम इस समय अगर देखा जाए तो मैं नगर पालिका का पंप ऑपरेटर हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। अपना नाम बताएं भैया। जी, मेरा नाम राहुल जायसवाल है। क्या करते हैं आप? मैं व्यापारी हूँ। आपके हिसाब से क्या माहौल चल रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से क्या, हमको तो लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पूर्व में की सरकारें जो अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी का था, उस समय गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा व्यापारियों के ऊपर उत्पीड़न हुआ करता था। आए दिन छिनौती, आए दिन हत्याएं, आए दिन अपहरण हुआ करता था। व्यापारी अपना दुकान कम खोल पाता था और दुकान का शटर गिराने में ज़्यादा ध्यान रहता था, क्योंकि आए दिन किसी न किसी बहाने को लेकर दुकानें बंद कराना, अराजकता फैलाना, ये जिसे कहा जाता है गुंडों का ये काम था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार बनी है तब से व्यापारियों की दुकानें बंद नहीं होती है, बल्कि अपराधियों का शटर डाउन हो गया है। कहीं पे छिनौती नहीं हो रहा है, कहीं कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा, जैसे कि कोई अपहरण नहीं हो रहा है कि हमको आखिर क्यों मैं उत्तर प्रदेश सरकार को मैं क्यों नकारूं। ऐसे योगी जी जब आज बुलडोज़र चला करके अपराधियों को ध्वस्त कर रहे हैं, नस्त नाबूद कर रहे हैं, तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए। लेकिन एक बार मैं पुनः उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी सरकार से और केंद्र में मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूं, मेरी अपील है, जिस तरीके से आपने व्यापारी बोर्ड का गठन करके व्यापारियों के लिए पेंशन का व्यवस्था किया है, उसी प्रकार से थाने स्तर पर व्यापारियों के लिए एक अलग व्यापारी डेस्क बनाएं, जिससे कि व्यापारियों को अगर कोई भी दिक्कतें होती है, दिक्कतें आज के डेट में अधिकारियों से होती है।
कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जांच के नाम पर चाहे सैम्पलिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे आयकर डिपार्टमेंट हो, चाहे वाणिज्य कर हो, चाहे इनकम टैक्स हो, वो कहीं ना कहीं अपने आड़ में भ्रष्टाचार को वो जीवित कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं। उसको निपटाने के लिए एक कोतवाली थाने स्तर पर व्यापारी डेस्क का होना अनिवार्य होना चाहिए। ये मेरी मांग है उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार से। अपना नाम बताएं भैया। विशाल तिवारी। क्या लग रहा है आपके हिसाब से, क्या माहौल है? मेरे हिसाब से तो माहौल इस समय, कहते थे कि पहले सबका साथ और सबका विकास, वाकई आप भी जगह जगह अपनी चीज़ों को देख रहे होंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबके साथ और सबके विकास का एक नारा दे करके जिस तरीके से गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, हर तरीके से आयुष्मान कार्ड योजना और हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, डूडा परियोजना, इन सब लाभों को जब तक भाजपा ने इतना ज़्यादा अपने स्तर से सबके घर घर तक पहुंचा दिया कि पहले तो लोग ये जानते थे हर कार्यकाल में कि कभी भी कि कैसी कैसी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं का लाभ क्या होता है। लेकिन प्रधानमंत्री का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने जनधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों का जब से खाता खुलवा करके और एक बटन दबाते हैं और उन बच्चों के और उन बुज़ुर्गों के पास उनके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, इससे बढ़िया परिवेश और क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपना सबका साथ सबका विकास करने का नारा दिया था, वाकई आज हो रहा है और आज धरती पे उसके लिए सर्वांगीण सभी लोग बहुत ही खुश हैं। मुगलसराय विधानसभा की बात किया जाए तो आपके हिसाब से मुगलसराय विधानसभा के विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं? मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। माननीय विधायिका साधना सिंह जी ने जिस तरीके से यहाँ कोरोना काल में लड़ करके एक एक घर में राशन बंटवाया, उन सब चीज़ों की साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। उनकी एक छपी पुस्तिका में आप देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से कार्य कराए हैं। अगर विरोधी सिर्फ अगर उसका माहौल उड़ाना चाहते हैं तो मैं उन विरोधियों को भी पूछना चाहूँगा कि जा करके उस समय वो किस कोने में बैठे थे जब माननीय साधना सिंह सबके घर घर अनाज, सैनिटाइजर, मास्क और तो और छोड़िए मेडिकल की उचित व्यवस्थाएं कराने में माननीय साधना सिंह रोड पे उतर करके काम की। जिस तरीके से उसने नहरों के साफ सफाई व्यवस्था करने का जेसीबी चलवा करके एक एक जलकुंभ भी लगे हुए एक एक नहर को क्लीनिंग कराया। उसके बाद उन्होंने ना जाने कितने वार्डों में, कितने गाँव में उन्होंने रोड का निर्माण कराया। उन्होंने क्या नाम है इस क्या कहते हैं आपके चांदी तारा साहूपुरी वाले रोड में 1 करोड़ 65 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इतना चकाचक रोड बनाया कि आप डायरेक्ट PSC वाहिनी तक जा सके। बाबा वहाँ चारों वेदों के ज्ञाता आपके क्या नाम है वेद मुनि बाल व्यास जी के जन्म स्थली तक आप पड़ाव से आराम से एकदम उस मंदिर तक जा सकते हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद की निर्माण करने वाले उस मंदिर के बारे में कोई भी इस चंदौली जिले में जानता नहीं था। माननीय विधायिका की देन है कि आज घर घर के आदमी बनारस से पर्यटक आ करके उस मंदिर का दर्शन करते हैं। और तो और माननीय विधायिका के द्वारा इस तरीके का निर्माण और माननीय सांसद जी के भी द्वारा पुल का निर्माण, 3 अंडर पासेस, स्टेशन पे स्वचालित क्या नाम है सीढ़ियाँ, जिस तरीके से उन हमारे चहुमुखी विकास को आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने ही झंडे को नहीं राष्ट्र के झंडे को बुलंद करने का काम डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की देन है कि आज ये स्टेशन के सामने जिस तरीके से झंडा लहरा रहा है, आज वाकई गौरवान्वित होता है एक आम नागरिक कि हाँ, हम भारत के वासी हैं, हमारे भारत में तिरंगा हमेशा लहराता रहता है, हमें गौरवान्वित महसूस होता है। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का, जिन्होंने स्टेशन में रिटायरिंग रूम, वातानुकूलित जगह, उसके बाद अगले पीछे साइड में सेंट्रल कॉलोनी की तरफ अब नया बुकिंग काउंटर चालू हो रहा है। माननीय महेंद्र नाथ पांडे की देन है कि तारा जीवनपुर के पास इतना बड़ा पुल बन रहा है। उन्होंने जिस पुल के ऊपर में हमेशा राजनीति होती थी, उस पुल को बनाने का काम डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किया और इन विरोधियों के मुंह पे एक करारा जवाब है। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसी सरकार फिर न मिलेगी दोबारा। आ जाओ, साथ चल करके एक नई दिशा को, एक नया निर्माण कराते हैं। यहाँ से अगर बनारस जाना पड़ता है तो चंदासी जो है वहाँ पे काफ़ी धूल और गंदगी का सामना आम जन को करना पड़ता है। काफ़ी पर्यटक आते हैं बनारस से, तो अभी फ़िलहाल कुछ समाज सेवी उसको लेकर अभियान भी चला रहे हैं। वो आपके कार्यकाल में नहीं बन पाया, ऐसा विरोधी भी कहते हैं और ऐसा है भी। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। और कहते हैं कि वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा आपने ऐब देखा हुनर को न देखा।
आप जरा जा कर के देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने जब से स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को ये जागरूक किया कि आप स्वच्छ स्वयं बने, वहाँ पे अब चंदासी की बात मैं उठाता हूँ कि चंदासी के अंदर में हर जगहों के पूरे राज्यों की ट्रक आके खड़ी होती है। वहाँ के ड्राइवर इधर उधर कहीं भी मनमाना तरीके से अपने ट्रकों को खड़ा कर देते हैं, जिसके वजह से गरम टायर के स्टीयरिंग घुमाने पर एक एक जगहों पे गड्ढे बन जाते हैं। उन गड्ढों के बारे में वहाँ का जो एक समिति है वो विचार कर नहीं रहा था, लिहाजा उसके किनारे के रोड एकदम टूट से गए थे। माननीय विधायक हम सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के गई और वहाँ पे पीडब्ल्यूडी और आपके क्या नाम है वो कुछ विभाग के अधिकारियों को बुला के उन्होंने करारी फटकार लगाई और स्वयं खड़ी होकर के उन्होंने जेसीबी चलवा करके हर गड्ढे को पटवाया, वहाँ से धूल के साफ सफाई की व्यवस्था की। और तो और 6 लेन माननीय विधायक साधना सिंह की देन है कि इतने बड़े 6 लेन को उन्होंने बनवाने का काम कर रही हैं। जो रोड पे कभी क्या नाम है ट्रक खड़ा होती थी, आज के डेट में वहीं चंदासी में आप जाके देखिए कि काम भी लगा है। और मान्यवर आप भी अगर अपने घर का धूल झाड़ने निकलेंगे तो हर दिन धूल झड़ जाएगी, लेकिन नीचे के पलंग का हिस्सा जब आप खसकाएंगे तो थोड़ी दूर वहाँ से भी निकलेगी। हम लोग सफाई अभियान पे लगे हैं, विरोधी सिर्फ उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। जो लोग हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ धूल उड़ रही है, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इस धूल को रोकने के लिए क्या काम किया? सिर्फ काली प्लास्टिक पहन करके और यहाँ पे धूल के लिए नारे उड़ाते हैं। कब उन्होंने हाथ बढ़ाया? साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, इस नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी कमर से कमर कस के तैयार खड़ी है। मित्रों, सबसे बड़ी बात सब ये है, अगर कहीं कंस्ट्रक्शन बनता है, जब बनता है तो वहाँ पे डस्ट तो आना एकदम वाजिब है। सड़क को जो पुरानी हमारी सड़कें थी जब बोल्डर थी, उसके बाद चौड़ीकरण हुए वो 4 लेन हो गए। अब दोनों तरफ 6 लेन के बराबर 8 लेन तैयार किया जा रहा है, 2 लेन छोड़ के 6 लेन अलग से बनाया जा रहा है। तो हमें ये बताइए, जब एक रोड को 2 फीट अंदर से खन के उसको बाकायदे पैचिंग किया जा रहा है, उसको कुटाई किया जा रहा है, तो उसमें तो डस्ट उड़ेगा ही ना। ये तो लॉजिक है। ये आप अपना घर बनवाएंगे, उसको अगर तोड़वा कर कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहेंगे तो डस्ट तो गिरेगा ही। वो कहाँ जाएगा? वो सड़क पे नहीं है तो क्या मेरे घर पे थोड़ी ना जाएगा वो? ये तो बस लोगों की सोचने के ऊपर है। विपक्ष आरोप लगाता है कि 5 साल के अपना पूरा 5 साल कार्यकाल करने के बाद आज वो कार्य किया जा रहा है, तो ये एक महत्व चुनावी स्टंट है। विपक्ष का काम है बस केवल बातें उठाना, लोगों को भड़कलाना। एक जब सरिया कानून बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कोयला व्यापारियों के ऊपर वन विभाग की तरफ से लगाया गया था, तब तो विपक्ष वहाँ नहीं थी। समाजवादी पार्टी सरकार 5 साल तक बीत गई, लेकिन उसी चंदासी मंदिर में वही बोल्डर लगा हुआ करता था। और यहाँ से जब गाड़ियाँ जाती तो लगता रहा कि कोई अगर महिला अगर डिलीवरी केस अगर रहता रहा तो उसको बनारस जाने में, इमरजेंसी केस में जितनी तकलीफें होती रही, वो आप बताइए कहीं किसी को तकलीफ हो रही है? और रही बात केवल डस्ट की, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, अगर मैं अपने घर को पुनः निर्माण कराऊंगा तो भैया उसका मैं बचा हुआ कुचरा हुआ जो कचरा है उसको लेके अपने घर में कहाँ जाऊँगा? कहीं ना कहीं तो उसका व्यवस्था होगा ना। उस व्यवस्था के लिए विभाग भी लगा हुआ है। निर्माण कार्य चलेगा तो डस्ट वगैरह आएगा ही, बिना पेंटिंग के तो आपका घर चमकेगा नहीं। सीधी सी बात यह है। आपने कहा कि अभी रोजगार के बारे में, मैं रोजगार के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे मित्र सुधीर जी खड़े हैं, आपने इनसे जो सवाल पूछा, छोटा सा बात मैं आपको बताना चाहूँगा। किसने कह दिया कि रोजगार नहीं है? कौन कहता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है? आज चले जाइए, हर मजदूर काम पाता है। जितने लोग रोड कंस्ट्रक्शन में लगे हैं, बड़े बड़े लेबर, बड़े बड़े जेसीबी चलाने वाले, बड़े बड़े बोल्डर खींचने वाले, ट्रकों से हर सामान पहुंचाने वाले, क्या वहां पे मजदूर कमाई नहीं कर रहा है? क्या वो वहां कमा नहीं रहा है? जब मजदूर ही काम नहीं करेगा तो वहां तक इस कार्य का निर्माण कैसे होगा? और कौन कहता है कि रोजगार नहीं मिलता? आज जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं सब में रोजगार मिलता है। जितने भी क्या नाम है, प्रधानमंत्री के कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक स्किल चलाया गया, उसके अंतर्गत एक सैलून चलाने वाला, नौगढ़ में जाइए, मैं आपको दिखा सकता हूं, कौशल विकास योजना के अंतर्गत सैलून चलाने का किट प्रधानमंत्री के द्वारा मिला। दुग्ध पालन का सारा व्यवस्था किट प्रधानमंत्री के कौशल विकास योजना के अंतर्गत दिखा। वो आप अगर रोजगार खोजने चलते हैं तो मैं बता रहा हूं कि आप शिद्दत से किसी काम को करने चलिएगा तो रास्ता वहीं से बन जाएगा। आरोप प्रत्यारोप का जमाना मत लगाइए। अपना नाम बताइए भैया। कुंदन सिंह, अधिवक्ता। क्या आप करते क्या हैं? प्रैक्टिस करते हैं, अधिवक्ता हैं, इनकम टैक्स का देखते हैं सब्जेक्ट के तौर पे।
क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल चल रहा है इस समय? माहौल सबसे बेहतर ये है, भाजपा की सरकार पुनः फिर से दोबारा आने वाली है। इसलिए आने वाली है कि अगर भाजपा की सरकार किसी गरीबों की चिंता की है तो वो भाजपा सरकार है। मैं भाई साहब बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई चिंता शौचालय का किया है तो शीर्ष नेतृत्व भाजपा की सरकार ने की है। आज हमारी महिलाएं जो रोड और सड़क पर जाती थी, आज उनके लिए मोदी जी ने जो विज़न लाया, जो घर के हम अपना खुद सोचते हैं कि घर बनाने से पहले शौचालय का निर्माण करें, क्योंकि हमारी इज्जत से जुड़ी होती है। अगर उतनी निचले मतलब नीचे के पदान की अगर बात कोई सोचा है तो शीर्ष नेतृत्व भाजपा की सरकार ने सोची है। सबसे प्रथम बात, आज हमारे गरीब मजदूर भाई, ये ठेला और रेहड़ी चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो आज आरआर मेमोरियल जैसे हॉस्पिटल में अपने हर्निया और छोटे छोटे इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड का लाभ लेकर और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपना सुविधा लेते हैं। ये कभी नहीं हो पाया था। आज छोटे गरीब तबके के लोग मकान में नहीं रहते। मैं थोड़ा सा कुछ डाटा मैं कल पेपर में पढ़ा था, उस डाटा में ये था कि सिर्फ नगरपालिका क्षेत्र में 3090 के एवं प्रधानमंत्री आवास पा चुके हैं। इस कोविड काल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है वो सराहनीय है। कोविड काल में माननीय विधायक जी के द्वारा घर घर तक, मजदूर तक, जो असहाय हैं, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं, उसकी चिंता की। अप्रोक्स हमको लग रहा है पूरे विधानसभा में 40,000 से ऊपर पैकेट उन्होंने दिया है। तो ऐसी सोच, ऐसे हम क्यों जीते हैं? हम सरकार को क्यों अच्छी कामना करते हैं? क्योंकि सरकार हमारी बारे में सोचे। बड़े व्यापारियों को अपना भरण पोषण की सारी समुचित व्यवस्था मिली, लेकिन भाजपा की सरकार में इस कोविड काल में बिना कोई कार्य किए 2 वक्त के अन्न योजना का भरपूर फ़ायदा मिला है। 2 टाइम राशन मिल रहा है। किसी को ऐसी दिक्कत नहीं पड़ी कि जो अनाज और खाने के बिना अपना कोई तकलीफ़ में आया हो या किसी तरह की बीमारी हो। तो परिवर्तन तो एकदम साफ परिवर्तन है भाई साहब। ये परिवर्तन अगर देखना चाहते हैं, अभी मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। सामने वो ठेला है, अगर ठेला चालक से अगर आप पूछेंगे कि किसकी सरकार में क्या पाए हैं तो परिवर्तन साफ दिख जाएगी। निश्चित तौर पे हम चाहेंगे पुनः भाजपा की सरकार है, ताकि गरीबों की चहुमुखी विकास हो सके और गरीब अपने जीवन यापन में संतुष्ट रह सकें। अगर मुगलसराय विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ के विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं? मुगलसराय विधानसभा में भाई साहब, मैं इसके पहले आपका ध्यान आकृष्ट करवाया था माननीय विधायक जी के द्वारा। कम से कम हमें लग रहा है अप्रोक्स तो 1000 करोड़ उनकी जो प्रतिकल नगर में बटी है। ऐसी कितनी सारी योजनाएं हैं जो आम जनमानस के कार्य तक पहुंची है। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, ऐसा कोई गली नहीं है कि इस कोविड काल को 2 साल बैक किया जाए। सारी कार्य प्रणाली बंद थी, आम व्यक्तियों को बाहर निकलना था। उसके बावजूद भी माननीय विधायक जी के द्वारा निरंतर आम गरीब जनमानस के लिए कार्य करने की प्रयास किए हैं। और संतुष्ट ही नहीं भाई साहब, यहाँ पे अपने नगर पालिका क्षेत्र की बात मैं करूँ तो एक्चुअली मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, तो तरह तरह के लोग मेरे पास आते हैं। तो ऐसे सामाजिक तौर पे ये पॉलिटिकल अभी व्यू है। भारतीय लोकतंत्र के उत्कृष्ट परंपरा महापर्व ये चुनाव है, तो इसमें लोगों से रुझान आया। प्रत्येक ऐसा घर, भाई साहब सर्वे कर लीजिएगा, इसमें कोई राजनीति बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्रत्येक घर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी योजनाएं चली हैं उसका लाभ लिया है। किसी को आयुष्मान मिला है, किसी को उज्ज्वला मिला है, किसी को गैस की योजना की व्यवस्थाएं जो हुई है वो मिली है, सौभाग्य योजना मिला है। तो निरंतर किसी न किसी योजना की, जो आज कोविड काल में अगर वैक्सीनेशन की अगर कोई चिंता मुफ्त में किया तो भाजपा की सरकार ने किया। तो निश्चित तौर पे पूर्ण रूपेण संतुष्ट है। और माननीय विधायक जी के द्वारा जो कार्य हुआ है सराहनीय है। विपक्ष आरोप लगाता है कि इस कोविड काल में 5 केजी राशन फ्री मिल रहा है और सिलेंडर 1000 का है, तो कैसे आम जन गुजारा करेंगे? देखिए, विपक्ष की जो मानसिकता है, मानसिकता तो वो अपनी बताएंगे ही, लेकिन भाई साहब मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, 5 किलो राशन उनकी जानकारी की अभाव होगी। एक परिवार में हमारा यूनिट अगर 4 है तो हमारे घर में वो राशन 20 किलो आ गया, 15 किलो आ गया, यूनिट के हिसाब से मिलता है और 2 बार मिलता है। अगर कोई 30 किलो हो गया, अगर कोई सरकार चिंता की तो नमक की चिंता की, रिफाइन की चिंता की। ऐसा
इसको भी कह सकते हैं ये राम राज है। मैं कुछ भी नहीं करूँगा फिर भी अनाज मेरे घर तक पहुँच रहा है और 2 वक्त की दाल और रोटी, मजदूर को सब्जी और घी और अचार नहीं चाहिए, दाल भात मिल जाए, हमारी संतुष्टि हो। जो महिलाएं चूल्हा जलाने के लिए अपनी जो गोईठा और गोबरी के लिए दिन भर क्षेत्रों में भटका करती थी, आज वही महिला अपने घर में बिना परेशानी के आज गैस योजना के माध्यम से जितनी भी सुविधा ली, ये सराहनीय है और उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है। हम और आपके लिए जो गैस की कनेक्शन है बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए उसी तरह बात है जैसे हम घर में मर्सिडीज लेके आते हैं और उनके घर में गैस कनेक्शन हो गया, उससे उतना प्रफुल्लित हैं। तो विपक्ष का तो भाई साहब ये कहना होगा, और मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं, एक आम नागरिक के नाते बोल रहा हूँ कि परिवर्तन तो दिख रहा है, परिवर्तन है, आम जनमानस तक परिवर्तन, सरकार की चौमुखी विकास पहुंची है। भाई साहब कुछ डाटा भी है मेरे पास, क्योंकि जब मैं काम करता हूं मेरे पास क्लाइंट जो आते हैं उस क्लाइंट से मैं डेली, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूं तो वक्ता हूं, इस नाते मैं चर्चा तो करते रहता हूं। तो इसमें हमारे पास डाटा है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनको छत नहीं था। इसी बिछड़ी में चले जाइए, मुगल चक में चले जाइए, नई बस्ती, परशुरामपुर, मवई, जो अपने पुस्त बाय पुस्त छत विहीन रहे, आज प्रधानमंत्री के आवास के अंदर वो अपना सुखी से जीवन व्याप्त कर रहे हैं। ये कभी विपक्ष नहीं बोले होंगे। इसी नगर पालिका में 3 से 4 हज़ार तक लोग प्रधानमंत्री आवास की सुविधा लेकर निश्चिंत से और खुशी से रह रहे हैं, हर जाति के लोग। यही भाजपा की सरकार है कि हर जाति, हर लोगों की चिंता की है। लोगों ने एक भ्रम फैलाया भाई साहब, मैं अगर अवगत कराना चाहता हूँ। लोग कहता है मुसलमानों को क्या मिला, तो मैं बता दूं कि इसी बिछड़ी में अपने अली नगर चौराहे के बाद से बिछड़ी जाएंगे भाई साहब, वहाँ मुसलमानों के घर 20 ऐसे लोग हैं को जिसको हम व्यक्तिगत जानते हैं, प्रधानमंत्री के आवास लेकर और प्रधानमंत्री के कार्यों से खुश हैं। तो हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है और आने वाले समय में गरीबों की और विकास हेतु वो कार्य करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुखद है, वो प्रकरण ही बेहद दुखद है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? छात्रों के जो ऊपर जो कुछ हुआ उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, छात्र जो है हमारा भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं, युवा ही भविष्य हैं। ये टेक्निकल कहाँ से क्या गड़बड़ियाँ हुई इसके अंदर तक तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन पूर्व में भी और आज भी अगर कोई भी सरकार अगर छात्र के साथ खड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। और इस विषय पर तो पूरे राष्ट्रीय स्तर की ये विषय है। तो मैं यही कहूँगा, पूर्व में भी और वर्तमान में भी जब भी चिंता की है अगर किसी छात्र के हित का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है भाई साहब।